जी बच्चे, तो आज की क्लास में ना हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चंस कराऊंगा बच्चे मैं। और ये क्वेश्चन सिर्फ सीए फाउंडेशन और बीकॉम ऑनर्स के बच्चे या बीकॉम प्रोग्राम के बच्चे दोनों इसको रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, दोनों के सिलेबस में है। तो बेसिक बातें नहीं करेंगे, थोड़े से क्वेश्चंस अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे जो आपके सीए के एग्ज़ाम्स में आते हैं जनरली, और बीकॉम के एग्ज़ाम में भी जनरली पूछ ही लेते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं आपको बैलेंस शीट बनाना सिखाता हूँ। पहले तो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अगर हमें दे रखा हो और हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी दे रखा हो तो हम उससे बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं। ये तो जो मैंने आपको नोट्स दे रखे हैं उसमें यहाँ से शुरू है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 22 से। तो प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, तो अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो इसमें लिखा हुआ है गिवन बिलो इज़ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ भारत क्लब। तो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। तो कहता है प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन 1 जनवरी 2016 एंड 31 दिसंबर 2016। तो बच्चे आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक बात। तो बैलेंस शीट बनानी है तो आपको पता है कि बैलेंस शीट में हम क्या दिखाते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज़ बस, और कैपिटल आ जाती है। ये 3 चीज़ें तो आती हैं बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है बच्चे, इसको किस तरीके से आप स्टार्ट करोगे। तो आप ना किसी भी एक अकाउंट को बेस ले लेना। सुना मैंने क्या बोला, किसी भी एक अकाउंट को, चाहे वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हो या फिर वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो, किसी भी एक अकाउंट को आप बेस ले लेना और उसको फिर कंपेयर कराना दूसरे अकाउंट से। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो अगर मैं आपसे ये कहता हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को जनरली बेस लेके क्वेश्चन कराता हूँ। तो इनकम साइड में आपको सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 1 लाख रुपीज़ का। तो इसका मतलब इनकम कितनी है बच्चे, 1 लाख रुपये। ठीक है, आप ज़रा एक बार चेक करना रिसिप्ट साइड पे आपने पैसा रिसीव कितना करा है। तो बच्चे सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव करा है 1,02,000 रुपये। सब्सक्रिप्शन हमने ज़्यादा रिसीव कर लिया। अब मुझे ये बताओ ज़्यादा रिसीव करने के क्या रीज़न हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि वो करंट ईयर का एडवांस हो। भाई पॉसिबल है ना कि इनकम तो 1 लाख रुपये बनती है लेकिन रिसीव कितनी हो गई, 1,02,000। तो इसका मतलब 2,000 रुपये एडवांस हो गया, ये भी पॉसिबल है। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि हो सकता है कि कुछ मेंबर्स ने पिछले साल सब्सक्रिप्शन नहीं दिया था तो उन लोगों ने इस साल सब्सक्रिप्शन दिया, तो 2,000 रुपये पिछले साल के हैं, यानी कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग भी हो सकता है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि इसको हम क्या माने, इसको हम करंट ईयर का एडवांस माने या पिछले साल का आउटस्टैंडिंग माने। 2 सिचुएशन हो गई ना। आप मुझे ये बताओ, अगर सब्सक्रिप्शन में इनकम से ज़्यादा रिसीव कर रहा हूँ, इनकम 1 लाख रुपये है, रिसीव मैं कर रहा हूँ 1,02,000 रुपये, तो ज़्यादा रिसीव करने का क्या रीज़न हो सकता है। तो 2 रीज़न हो सकते हैं बच्चे ज़्यादा रिसीव होने के। या तो आपको करंट ईयर में एडवांस मिल गया हो फ्यूचर के लिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि पिछले साल मेंबर्स ने आपको पैसा ना दिया हो, करंट ईयर में दिया हो, तो ये 2,000 रुपये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग हो, कुछ भी हो सकता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन चेक करना, तो हमारे इस क्वेश्चन में कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी हुई। ठीक है, मैं देख लेता हूँ बच्चे, ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो रहा है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है, ये तो हिंट दिया हुआ है। और बच्चे अगर ये हिंट दिया हुआ तो एग्ज़ाम में ये हिंट काम नहीं आएगा, आपको खुद ही अपने हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम हिंट को देखेंगे नहीं, वैसे ही चेक करेंगे कि किस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ, सब्सक्रिप्शन को लेके बात कर रहे थे हम, तो आप मुझे बताओ सब्सक्रिप्शन अगर हमारा कितना है। ये देखो आप, सब्सक्रिप्शन मेरा 1 लाख रुपये की इनकम है। ठीक है, लेकिन रिसीव कितना करा है बच्चे मैंने, 1,02,000 रुपये। तो ज़्यादा रिसीव हो गया ना। तो ज़्यादा रिसीव होने का रीज़न क्या है, या तो करंट ईयर का एडवांस या फिर पिछले साल का आउटस्टैंडिंग। तो आपको क्या एज्यूम करना है। तो बच्चे जब तक क्वेश्चन कुछ ना बताए तब तक हम प्रीवियस ईयर का एज्यूम नहीं करेंगे, आप हमेशा करंट ईयर में ही एज्यूम करना। तो मैं ये मान के चलूँगा कि 2,000 रुपये एडवांस है फ्यूचर के लिए, तो मैं इसको क्या मानूंगा, करंट ईयर का एडवांस। ठीक, एंट्रेंस फीस का हिसाब किताब देख लेते हैं। बताओ एंट्रेंस फीस इनकम साइड में कितनी है, 4,000। इसका मतलब 4,000 रुपये तो इनकम है मेरी, और अगर मैं एंट्रेंस फीस देखूँ यहाँ तो 8,000 है। तो इसका मतलब बाकी 4,000 रुपये जो मैंने एक्स्ट्रा रिसीव कर लिए, फिर वो क्या है पता है, वो क्या है, वो होगा कैपिटलाइज, मतलब वो बैलेंस शीट में गया होगा। मेरी बात समझ रहे हो। एंट्रेंस फीस क्या होती है, एडमिशन फ़ीस। और अगर क्वेश्चन कुछ भी ना बताए
तो इसको हम रेवेन्यू इनकम मान के इनकम साइड में दिखा देते हैं बच्चे। लेकिन अगर क्वेश्चन यहाँ पे 4,000 रुपये दिखा रहा है इनकम साइड पे, तो इसका मतलब 4,000 को रेवेन्यू ट्रीट करना है और बाकी के 4,000 को कैपिटलाइज़ करना है। इसको फिर हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके चलना है। तो एक एक पॉइंट पढ़ते चले जाएंगे, उसको उसके साथ कंपेयर करेंगे। कोई भी एक अकाउंट आप उठा लो, या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट उठा लो या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो आपका मन करे। मैं जनरली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बेस लेकर क्वेश्चन सॉल्व करना पसंद करता हूँ। ठीक है बच्चे, करने का तो आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बेस लेके भी कर सकते हो। जैसे मैं अगर बोलूँ कि सैलरी, बताओ मैंने कितनी सैलरी पे कर दी, 72,000। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक्सपेंडिचर साइड में देखूँ, सैलरी तो 77,000 है, मतलब एक्सपेंस ज़्यादा है, पेमेंट मैंने कम करी है 5,000 रुपये। तो इसका मतलब मुझे ये बताओ पेमेंट कम करने का रीज़न क्या हो सकता है? आउटस्टैंडिंग। एक रीज़न तो हो सकता है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, भाई 5,000 रुपये करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग हो। खर्चा कितना है? 77, लेकिन मैंने पे कितना करा है? 72। तो इसका मतलब 5,000 रुपये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो गया, है ना। ये रीज़न हो सकता है। और ज़्यादा पे करने का क्या रीज़न हो सकता है बच्चे? सॉरी, कम पे करने का क्या रीज़न हो सकता है? हो सकता है कि मैंने कुछ सैलरी पिछले साल ही पे कर दी हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने सैलरी का पेमेंट पिछले साल ही कर दिया हो, तो इस साल मुझे कम पेमेंट करनी पड़ी, ये भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया, तो आप हमेशा करंट ईयर की इन्फॉर्मेशन एज्यूम करोगे, तो ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा बच्चे। प्रीवियस ईयर का हम तब एज्यूम करते हैं जब क्वेश्चन आपको बताएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को मतलब सॉल्व करके चल सकते हो। तो किसी भी एक अकाउंट को आप बेस ले लेना। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले तो मैं इसका फॉर्मेट बना लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 22, क्वेश्चन नंबर 22। एक तो आपको बनानी है बैलेंस शीट, एज एट 1/1/2012, यानी कि ओपनिंग की बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2012, ये मेरी करंट ईयर की बैलेंस शीट है। दो बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन का ही देख लेते हैं बच्चे, है ना। देखो सब्सक्रिप्शन की इनकम कितनी है? 1 लाख। इनकम 1 लाख है, रिसीव कितने करे हैं आपने? 1,02,000। तो ज़्यादा रिसीव कराए ना, तो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा रिसीव कराए, तो मतलब करंट ईयर का एडवांस। जब तक कि क्वेश्चन पिछले साल को लेके ना बात करें, हमें पिछले साल की कोई भी फिगर एज्यूम नहीं करनी बच्चे। तो सब्सक्रिप्शन इनकम 1 लाख, रिसीव ज़्यादा हो गया, तो मतलब एडवांस में आपको रिसीव हो गया। कब रिसीव हुआ है? करंट ईयर में। तो ये करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा 2,000 रुपीज़ एज एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो मैं यहाँ दिखाऊंगा एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर की बैलेंस शीट में। एडवांस सब्सक्रिप्शन 2,000 रुपीज़। ठीक है, अच्छा उसके बाद बच्चे नेक्स्ट पॉइंट है एंट्रेंस फ़ीस। तो एंट्रेंस फ़ीस मैंने आपको बताया कि एंट्रेंस फ़ीस इनकम साइड में कितनी आ रखी है बच्चे? 4,000। ये देखिए आप, इनकम साइड में कितनी आ रखी है? 4,000। रिसीव कितनी करी है? 8,000। तो 8,000 में से अगर 4,000 रुपये मेरी रेवेन्यू इनकम है, मतलब इनकम साइड में आ रहा है, तो बाकी 4,000 कहाँ जाएगा? वो बैलेंस शीट में जाएगा, उसको कैपिटलाइज़ करना पड़ेगा फिर। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये देखिए आप, देखना बच्चे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 4%। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 4% ऑन 20,000 रुपीज़। ठीक है, कितना इंटरेस्ट इनकम बनती है मेरी? 800 रुपये। 800 रुपये मेरी इनकम है इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कि कितना पैसा आपको रिसीव हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो बच्चे नहीं है। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो रिसिप्ट साइड में आपको इंटरेस्ट का पैसा नज़र नहीं आ रहा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इंटरेस्ट का पैसा एक्रूड है, अभी तक पैसा रिसीव ही नहीं हुआ आपको? बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चे? इनकम साइड में अगर आप दिखा रहे हो 800 रुपये, तो आपको पैसा रिसीव भी तो होना चाहिए।
तो अगर पैसा रिसीव नहीं हुआ तो इसका मतलब वो क्या है, एक्रूड है ना। तो एक्रूड है तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। कौन सी बैलेंस शीट में, करंट ईयर की बैलेंस शीट में। और कोई भी इनकम अगर आउटस्टैंडिंग होती है तो हम उसको एसेट्स मानते हैं बच्चे। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, एंट्रेंस फीस दिखाना रह गया था, तो 4000 रुपये आ जाएगा यहाँ। और एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है 800, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें है इंटरटेनमेंट्स, ये लिखा हुआ है बच्चे, देखो नेक्स्ट है इंटरटेनमेंट्स 40,000 की इनकम है। तो चेक कर लेते कि हमने रिसीव कितना करा है। तो बच्चे हमने रिसीव भी कितना करा है, इंटरटेनमेंट ये रहा, रिसीव भी हमने कितना करा है 40,000, ठीक है ना। तो इसका मतलब ना कोई एडवांस ना कोई आउटस्टैंडिंग, कुछ नहीं है, तो इसका हमें कुछ नहीं करना, ये बैलेंस शीट में आएगा ही नहीं। आगे लिखा है एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है इनकम कम है, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, डेफिसिट। इसी को हम क्या बोलते हैं, डेफिसिट। तो ये तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल फंड, और कैपिटल फंड में से हम माइनस करके चलेंगे डेफिसिट, ठीक है जी। डेफिसिट इसमें आ रही है मेरी 23,700, ठीक है। इनकम साइड हमारी सारी कंप्लीट है, इनकम साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है बच्चे। अब इसका कंपैरिजन हम किसके साथ करा रहे थे, रिसिप्ट के साथ। तो अब ज़रा रिसिप्ट को और देख लो। सबसे पहले आप देखो रिसिप्ट साइड पे आपको क्या दिया हुआ है बच्चे, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 40,000 रुपये, तो ये तो ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। ये रही मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट, कैश आ गया 40,000, ठीक है। इसके बाद है इंडोमेंट, ये मैं बताऊंगा बाद में कि क्या होता है। इंडोमेंट फंड्स 20,000 रुपये, तो क्या ये इनकम साइड में था, नहीं, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा। स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपको पैसा मिला होगा ये, अभी बताना बाकी है मीनिंग कि इसको बोलते क्या है, ये मैं अपने आप बता दूंगा बच्चे, डोंट वरी। एंडोमेंट्स, और ये दिया हुआ है आपको 20,000, ठीक है। इसके बाद है सब्सक्रिप्शन, तो हो चुका सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस हो चुका। फिर आगे क्या लिखा हुआ है बच्चे, डोनेशन फॉर बुक्स। तो मुझे बताओ स्पेसिफिक डोनेशन है तो फिर तो ये बैलेंस शीट में आएगा, है ना। वैसे भी इनकम साइड में तो था ही नहीं, और वैसे भी स्पेसिफिक डोनेशन है तो फिर ये बैलेंस शीट में दिखाएंगे हम 13,000। तो हम यहाँ दिखाएंगे डोनेशन फॉर बुक्स, डोनेशन फॉर बुक्स 13,000 रुपीज़। अच्छा, इसके बाद है बच्चे सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। हमने अपना कोई पुराना फर्नीचर बेच दिया जिसकी बुक वैल्यू 8,000 रुपये थी, और उसको हमने 7,000 में बेचा है। ये देखो आप, ये दिया हुआ है, बुक वैल्यू 8,000 और उसको बेचा कितने में बच्चे, हमने 7,000 में। तो इसका मतलब 1,000 रुपये का लॉस है, और आपको पता है कि ये 1,000 रुपये का लॉस कहाँ जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो हमने एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा रखा है, देखो लॉस ऑन फर्नीचर 1,000 रुपये। सो आई होप आपको समझ आई हो यहाँ तक बात। 8,000 की चीज़ 7,000 में बेचेंगे तो 1,000 रुपये का लॉस है, वो हमने कहाँ दिखाया हुआ है, इनकम साइड में, एक्सपेंडिचर साइड में। तो आई थिंक इससे तो कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस शीट में तो कोई जाने वाला बनता नहीं। अब बात करते हैं, ये बुक वैल्यू 8,000 है, तो इसका मतलब पहले ये बुक्स में आ रही थी, हाँ या ना। बुक वैल्यू 8,000 का मतलब क्या है कि ये फर्नीचर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 8,000 रुपये पे शो हो रहा था, हाँ या ना, ठीक है। अच्छा, फिर बात यह आती है कि कब शो हो रहा था, करंट ईयर में शो हो रहा था या पिछले साल की है ये। तो बच्चे ये पिछले साल का होगा, पता है क्यों, क्योंकि करंट ईयर में तो हमने बेच दिया ना इसको। 8,000 की चीज़ हम 7,000 में तो बेच ही रहे हैं, करंट ईयर में तो बेच ही रहे हैं, तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में तो ये आएगा ही नहीं। मेरी बात समझ रहे हो। बुक वैल्यू का मतलब होता है एक ऐसी वैल्यू जो बैलेंस शीट में नज़र आती है। तो ये कब नज़र आ रही होगी बैलेंस शीट में, पिछले साल की। करंट ईयर की में बैलेंस शीट में आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि वो तो बेच दी हमने। समझ आया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 8,000 रुपये का फर्नीचर आपको पिछले साल की बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये पिछले साल की बैलेंस शीट में हम यहाँ दिखाएंगे फर्नीचर। फर्नीचर कितना, 8,000, ठीक है जी, पिछले साल की बैलेंस शीट में हमने दिखा दिया। अच्छा, उसके बाद क्या है फिर,
उसके बाद बच्चे नेक्स्ट पॉइंट है फर्नीचर के बाद हो गया। वैसे रिसिप्ट साइड तो कंप्लीट है हमारी, रिसिप्ट साइड हमारी सारी कंप्लीट हो गई और इधर हमारी इनकम साइड पूरी कंप्लीट हो गई। अब क्या रह गया, एक्सपेंडिचर और पेमेंट। बस लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये तो कुछ करना ही नहीं हमें, एसेट को बेच के लॉस हो गया था तो ये कोई बैलेंस शीट में थोड़ी ना जाने वाला है, और वैसे भी करंट ईयर की बैलेंस शीट में तो वैसे ही नहीं आएगा, पिछले साल की बैलेंस शीट में हम दिखा चुके हैं। नेक्स्ट सैलरी एक्सपेंस कितना बनता है बच्चे, 77 मेरा एक्सपेंस है, लेकिन मैंने पेमेंट कितनी करी है, 72,000। ठीक है, इसका मतलब मैंने पेमेंट कम करी है, तो इसका मतलब सैलरी क्या है बच्चे, आउटस्टैंडिंग है ना। और अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो हम इसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे करंट ईयर की, और कोई भी खर्चा अगर आउटस्टैंडिंग होता है तो वो हमारी लायबिलिटी बनता है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 5,000 रुपये। ठीक है जी। ऑडिट फ़ीस देखो, नेक्स्ट पॉइंट है ऑडिट फ़ीस 3,000। तो ऑडिट फ़ीस 3,000 है, ज़रा हम चेक कर लेते हैं कि हमने पे कितना करा है। ठीक है, तो बच्चे अगर मैं पेमेंट साइड में चेक करता हूँ तो पेमेंट साइड में तो ऐसी कोई पॉइंट है ही नहीं, ऑडिट फ़ीस तो है ही नहीं, तो इसका मतलब सारा के सारी क्या है पता है, आउटस्टैंडिंग। खर्चा तो है 3,000 का, लेकिन आपने पे नहीं करा तो फिर क्या है वो, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये 3,000 रुपये मैं कहाँ दिखाऊंगा बच्चे, बैलेंस शीट में, करंट ईयर की बैलेंस शीट में एज आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस। $3,000। ठीक है, चेक करो, प्रोविज़न बता रहा है 60, ये यहाँ पे देखो आप, ऑडिट फ़ीस हो गया, इसके बाद है प्रोविज़न 60,000। 60,000 रुपये का कोई खर्चा है आपका, ठीक है, लेकिन आपने उसके लिए पेमेंट कितनी कर दी, 68। 60,000 के खर्चे के लिए 68 पेमेंट कर रहे हो, ज़्यादा पे कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है ये, तो ज़्यादा पे करने का 2 रीज़न हो सकता है। पहला, करंट ईयर में एडवांस यानी कि प्रीपेड ज़्यादा पे कर दिया आपने, और दूसरा क्या रीज़न हो सकता है बच्चे, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, मतलब पिछले साल पे नहीं करा था तो इस साल पे कर रहे हो। तो ज़्यादा पे होने के 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो करंट ईयर का एडवांस या प्रीपेड, या पिछले साल का आउटस्टैंडिंग। तो हमें करंट ईयर का एज्यूम करना है, तो इसको हम क्या एज्यूम करेंगे बच्चे, करंट ईयर का एडवांस। और कोई भी खर्चा अगर मैं एडवांस में देता हूँ तो वो हमारी एसेट बनती है बच्चे। तो हम एसेट साइड में यहाँ दिखाएंगे करंट ईयर में प्रोविज़न, ब्रैकेट में लिख लेना एडवांस, कितना है ये, 8,000। अच्छा, इसके बाद बताओ नेक्स्ट, प्रोविज़न के बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ये रहा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कितना, 7,500 रुपये खर्चा बनता है, 7,500, और पेमेंट कितनी करी है आपने, ये देखो 7,000 पेमेंट हमने कम करी है। तो बताओ, अगर पैसा कम दे रहे हो तो इसका मतलब क्या है, या तो आप पिछले साल ही पे कर चुके होंगे यानी कि प्रीपेड प्रीवियस ईयर का, या फिर करंट ईयर में आपने पे नहीं करे तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो सकता है। तो हम क्या एज्यूम करेंगे बच्चे, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है ना, 500 रुपये, और कोई भी खर्चा अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो लायबिलिटी है। तो हम यहाँ दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, $7,500, ओ सॉरी 500। ठीक है, क्योंकि 7,500 में से 7,000 तो हमने पे कर दिए। अच्छा, इसके बाद है बच्चे 500 रुपये आएगा बस। इसके बाद है स्पोर्ट्स मटेरियल 20,000। तो स्पोर्ट्स मटेरियल यहाँ पे आने का मतलब है डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल। ठीक है, तो अब हम चेक कर लेते हैं, अगर ये डेप्रिसिएशन है करंट ईयर का 20,000 रुपये, तो बच्चे मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में तो कुछ नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब समझते हो क्या है, ये हमने कब ख़रीदा होगा, हाँ भाई, तो ये हमने करंट ईयर में ख़रीदा होगा बच्चे, है ना, क्योंकि अगर पिछले साल ख़रीदा होता तो उसकी कोई ना कोई बुक वैल्यू तो आती, कोई बुक वैल्यू है नहीं, सारा का सारा आपने राइट ऑफ कर दिया 20,000 रुपये। तो ये देखिए आप, नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें दिया हुआ है वो ये है कि ये फिगर तो 72, 68, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 7,000, ये बैंक है,
10,000 रुपीज़। फिर आपको स्पोर्ट्स मटेरियल बता रहा है करंट ईयर में ख़रीदा है 28,000 रुपये का। और 13,000 रुपये की क्रेडिटर्स हैं। चलो बैंक बैलेंस तो दिखाओ, करंट ईयर में 10,000 है ना ये, तो 10,000 रुपये बैंक बैलेंस करंट ईयर में। और आपका कैश बैलेंस है 12,800। ठीक है जी, तो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो ये चीज़ है बच्चे। अब ज़रा आगे के बाद देखो, बैंक बैलेंस मैंने दिखा दिया, कैश बैलेंस दिखा दिया, स्पोर्ट्स मटेरियल 28 है, ये इनर कॉलम में आ गया, तो इसको आप बाहर कर लेना। 28,000 का हमने इस साल ख़रीदा है, ठीक है बच्चे। और ये क्रेडिटर्स हैं पिछले साल के 13,000 रुपये, तो मतलब ये पिछले साल के क्रेडिटर्स हैं। पेमेंट कब करी है हमने? करंट ईयर में, तो पेमेंट साइड में तो आएगा, बट करंट ईयर की बैलेंस शीट में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पे कर दिया हमने, लेकिन पिछले साल तो था ही ना बच्चे। नहीं समझा आप मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि जो क्रेडिटर्स हैं कब के हैं? ये पिछले साल के। इसका मतलब है कि पिछले साल आउटस्टैंडिंग रहे होंगे, तो इसका मतलब पिछले साल की बैलेंस शीट में मैं दिखाऊँगा, हाँ या ना। ठीक है, पे कब कराए मैंने? करंट ईयर में, तो करंट ईयर में पेमेंट हो गई ना इनकी, तो क्या ये करंट ईयर की बैलेंस शीट में आएंगे? नहीं आएंगे, आउटस्टैंडिंग थोड़ी ना है, पे कर तो दिया आपने इसको करंट ईयर में, ठीक है ना। तो 13,000 रुपये क्रेडिटर्स में दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको। $13,000। स्पोर्ट्स मटेरियल 28,000 रुपये, लेकिन इसमें से डेप्रिसिएशन कितना लग गया था? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेप्रिसिएशन लग गया था बच्चे इसके ऊपर 20,000, तो 8,000 का ही बचाना, तो ये 8,000 रुपये बाहर चला जाएगा बस, और तो कुछ करना नहीं इसमें। कंप्लीट है बच्चे। एक इन्वेस्टमेंट है, देखो नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट बता रहा है परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2015, मतलब खरीदी कब थी बच्चे? ये इसको ना आप काम करो, ये एक्चुअली फ़िगर गलत लिखी हुई है, इसको हम 2016 करना बच्चे, ये 2016 है, ये जो है ना 1 जुलाई 2015 लिखा हुआ था, तो वो डेट गलत है, 1 जुलाई 2016 होना चाहिए। अगर यहाँ पे 1 जुलाई 2015 है तो इसका मतलब क्या है कि पिछले साल ख़रीदी गई होगी, हाँ या ना? ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे 16 कर लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक मिनट बच्चे, मैं थोड़ा इसको देख लूँ, एनालाइज कर लूँ। हाँ बच्चे, एक्चुअली डेट सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 2015 ही है, 2016 नहीं है, 2015 ही है। अब मैं आपको समझाता हूँ क्या है ये इन्वेस्टमेंट हमने कब खरीदी है? परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2015, पिछले साल ख़रीदी थी। कितने की ख़रीदी थी? 19,200 की, और वो हमने 4% डिस्काउंट पे ख़रीदी थी। मतलब समझते हो, अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है तो मैंने वो चीज़ कितने में ख़रीदी थी? 96 में। 100 रुपये की चीज़ मैंने 96 में ख़रीदी थी। और कब ख़रीदी थी बच्चे? 1 जुलाई 2015 को। लेकिन ये करंट ईयर में क्यों दिखा रहे हैं? करंट ईयर के रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्यों आ रहा है? वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि आपने पिछले साल एसेट खरीद तो ली, इन्वेस्टमेंट खरीद तो ली, लेकिन पिछले साल आपने पेमेंट नहीं करी। और अगर आपने पिछले साल पेमेंट नहीं करी तो आपने करंट ईयर में पेमेंट करी होगी, इसका मतलब तभी तो बता रहा है 1 जुलाई 2015। समझ गए? और समझ आई यहाँ तक मैंने क्या बोला बच्चे? इसको मैं करंट ईयर का एज्यूम इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं इनकम साइड में चेक करूँ ना तो ब्याज मेरे को पूरे साल का मिल रहा है, 20,000 का 4% पूरे 12 महीने का ब्याज मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये करंट ईयर में तो नहीं खरीदी, पिछले साल ही खरीदी थी। क्योंकि अगर ये करंट ईयर में खरीदी होती ना तो ब्याज कभी भी पूरे 12 महीने का नहीं मिलता, कम का मिलता। समझ आ रही है यहाँ तक बात? तो ये चीज़ है बच्चे। तो ये हमारा पिछले साल की बैलेंस शीट में आएगा 13,000 रुपये, सॉरी 13 कह रहा हूँ, 19,200। लेकिन हमने पिछले साल पेमेंट नहीं करी थी तो पिछले साल क्रेडिटर्स भी आएंगे 19,200 के।
बात समझ आई यहाँ तक? वो चीज़ है, ठीक है। खरीदी कितने में बच्चे? 19,200 में, लेकिन इसकी जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू वो कितनी है बच्चे? 20,000, क्योंकि हमने 4% डिस्काउंट में ख़रीदा है। जैसे हम कोई शेयर्स वगैरह खरीदते हैं तो आपको पता होगा शेयर्स तो खैर डिस्काउंट पे नहीं होते, लेकिन डिबेंचर होते हैं डिस्काउंट पे। तो अगर हम किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदते हैं डिस्काउंट पे, 100 रुपये का डिबेंचर मैंने 96 में ख़रीदा, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहेगा मेरा? 96, लेकिन उसकी जो फेस वैल्यू है वो 100 है। फेस वैल्यू का मतलब क्या बच्चे कि जब कंपनी उसके ऊपर ब्याज कैलकुलेट करेगी तो ब्याज हमेशा 100 रुपये पे कैलकुलेट होता है, यानी कि फ़ेस वैल्यू पे। मार्केट वैल्यू पे कभी ब्याज कैलकुलेट नहीं होता, हमेशा किस पे होता है? फ़ेस वैल्यू पे। तो इसलिए मेरे को फ़ेस वैल्यू यहाँ पे निकाल के दी हुई है कि खरीदी मैंने 19,200 में है, लेकिन उसकी फ़ेस वैल्यू कितनी है बच्चे? 20,000 रुपीज़। समझ आई यहाँ तक बात? तो इस तरीके से आप करोगे बच्चे। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिखाऊँगा एक तो पिछले साल की बैलेंस शीट में, इन्वेस्टमेंट 19,200 और इसकी जो फेस वैल्यू है वो कितनी है बच्चे? ₹20,000, ठीक है ना। कैसे मैंने निकाला? ये कितना है? ये 96% है, तो 96% से डिवाइड कर दिया तो आपकी फेस वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में क्रेडिटर्स भी तो आएंगे फिर, क्योंकि पैसे आपने पिछले साल नहीं दिए थे, तो क्रेडिटर्स फॉर इन्वेस्टमेंट। वैसे मैं आपको बता देता हूँ बच्चे, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है कि अगर हम किसी कंपनी के डिबेंचर में पैसा लगाएं या किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाएं और वो उधारी पे हो, मतलब समझ रहे हो, तो वो चीज़ बहुत कम देखने को मिलती है। ऐसा होता नहीं है, कैश में ट्रांजेक्शन्स होती है सारी। 19,200 हो गया यहाँ तक। अच्छा, क्या ये इन्वेस्टमेंट करंट ईयर की बैलेंस शीट में आएगी? आएगी बच्चे करंट ईयर की बैलेंस शीट में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमने बेची थोड़ी ना है। 19,200 जिसकी फेस वैल्यू कितनी है बच्चे? 20,000। सो आई होप आपको बात समझ में आ गई हो यहाँ तक, ठीक है जी। तो एक बार टैली करवा लेते हैं। कैश वगैरह मैं दिखाई चुका हूँ, ठीक है बच्चे, कंप्लीट है। मैं इसको जो है आंसर मैच करवा लेता हूँ, इसका कितना आ रहा है। तो सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस शीट, $8,000 प्लस 19,200 प्लस 40,000, तो ये आ रहा है 67,200। इसमें से अगर हम ये माइनस कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कैपिटल फंड। बैलेंसिंग फिगर माइनस 13,000 माइनस 19,200, तो 35,000। $35,000 का कैपिटल फ़ंड आ रहा है, तो इस कैपिटल फ़ंड को हम यहाँ दिखा देंगे। तो 35,000 में से 23,700 माइनस करेंगे तो 11,300, ठीक है। बैलेंस शीट का टोटल कर लेते हैं। $58,800 और ये साइड 8,000 प्लस 19,200 प्लस 800 प्लस 8,000 प्लस 10,000 प्लस 12,800, 58,800, ठीक है बच्चे। तो बैलेंस शीट हमारी मैच कर रही है। सो आई होप आपको समझ आया हो कि हमने किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है इन केस कि अगर हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दोनों चीज़ हमें दे रखी हो तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा। तो इसमें लिखा था फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेट टू दिल्ली स्पोर्ट्स क्लब। हाँ जी, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेट टू दिल्ली स्पोर्ट्स क्लब, ठीक है जी। इनकम 3 इनकम बता रहा है, एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन और रेंट, है ना। इसको कंपेयर किससे कराएंगे हम? रिसिप्ट के साथ। चेक कर लो, एंट्रेंस फीस 10,500 है, मैंने रिसीव भी कितनी करी है? 10,500। इसका मतलब कोई भी एंट्रेंस फीस, कोई भी अमाउंट एंट्रेंस फीस का हमें बैलेंस शीट में लेके नहीं जाना। कैपिटलाइज करने के बारे में क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा,
सब्सक्रिप्शन के रेंट का देख लो, रेंट इनकम कितनी बनती है 4000, लेकिन मैंने रेंट कितना रिसीव करा है बच्चे 3500 रुपये, 500 रुपये रेंट कम रिसीव करा है। तो वो जो 500 रुपये रेंट हमने कम रिसीव करा है वो क्या है, एक्रूड रेंट है ना, इनकम आउटस्टैंडिंग है। तो एसेट साइड में दिखाएंगे उसको हम करंट ईयर की, समझ आई यहाँ तक। तो इस तरीके से हम कंपेयर करेंगे। सब्सक्रिप्शन देख लो, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना बनता है 15,600, और करंट ईयर के नाम से आपने कितना रिसीव करा है 15,000। इसका मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है बच्चे 600 रुपये, समझ आई। अच्छा, एडवांस कितना रिसीव कर लिया आपने 400 रुपये, करंट ईयर में एडवांस रिसीव करा है फ्यूचर के लिए। तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में दिखाएंगे इसको हम 2015 600, मतलब पिछले साल का मैं इस साल रिसीव कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये पिछले साल क्या रहा होगा आउटस्टैंडिंग। समझ आई यहाँ तक बात। बस हो गया, रिसिप्ट साइड तो कंप्लीट है हमारी, कुछ है ही नहीं। नीचे देख लेते, नीचे कुछ लिखा हुआ है आपके लिए। कहता है द एसेट्स ऑन 1 जनवरी 2016, यानी कि साल की शुरुआत में, इंक्लूडेड क्लब ग्राउंड्स एंड पवेलियन 44,000। अच्छा, साल की शुरुआत में हमारे पास एसेट्स हैं 44,000 की, ग्राउंड्स एंड पवेलियन, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 25,000 एंड फर्नीचर 4,000। तो ये पिछले साल की बैलेंस शीट में आ जाएंगे तीनों एसेट्स। कहता है सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन दैट डेट वर 800। अच्छा, मतलब पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना है बच्चे 800 रुपये, लेकिन उस 800 में से हमें कितने मिल गए 600। बताओ पिछले साल की बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग कितना जाएगा बच्चे 800 रुपये, जिसमें से 600 रुपये तो मुझे करंट ईयर में मिल गए, तो बाकी के जो 200 रुपये रह गए वो कहाँ जाएंगे फिर, वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में आएंगे फिर। समझ गया ना, ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं पहले भी। तो बनाते हैं, फॉर्मेट वगैरह बना लेते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 22 था हमारा ये। नाउ द क्वेश्चन नंबर 23। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सबसे पहले, बैलेंस शीट, एज ऑन 1 जनवरी 2016। एज ऑन 31 दिसंबर 2016। तो एक काम करते हैं बच्चे, सबसे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाले पॉइंट दिखा देते हैं। ये लिखा ना एज ऑन 1 जनवरी 2016 इंक्लूडेड क्लब वगैरह, तो ये दिखा देता हूँ। ग्राउंड्स एंड पवेलियन, ग्राउंड्स एंड पवेलियन हमारे पास है 44,000। इसके बाद है बच्चे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इसमें दिया हुआ है 25,000 रुपये। इसके बाद है फर्नीचर, फर्नीचर है 4,000, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बता रहा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 800 रुपये, ठीक है। अच्छा, आपको ये बात तो पता है बच्चे, प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनना, कि ये जो हमारी फ़िक्स एसेट है, ये तीनों हमारी फ़िक्स एसेट है, तो ये हमारी तीनों की तीनों फ़िक्स एसेट करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी आएंगी, क्योंकि इन एसेट्स की लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है। तो जो फ़िक्स एसेट हमारे पास साल की शुरुआत में थी, वही फ़िक्स एसेट हमारे पास साल के एंड में भी आएंगी, लेकिन ऑब्वियसली आफ्टर डेप्रिसिएशन लगाने के बाद, और ये चेक करने के बाद कि हमने करंट ईयर में तो कोई एसेट नहीं खरीदी है ना। अगर ख़रीदी होगी तो हमने पेमेंट करी होगी, हाँ या ना। नहीं खरीदी होगी तो डेप्रिसिएशन लगाने के बाद आ जाएगी। तो चेक कर लेते हैं एक बार पेमेंट साइड पे। ये मेरा करंट ईयर का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, तो अगर मैं पेमेंट साइड में चेक करूँ तो बच्चे पेमेंट साइड पे ना तो
ग्राउंड्स के बारे में कुछ लिखा, ना स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के बारे में और ना ही फर्नीचर के बारे में। तो इसका मतलब करंट ईयर में कोई परचेस नहीं करी, सीधा करंट ईयर की बैलेंस शीट में दिखाएंगे आफ्टर डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन मुझे कहाँ से पता चलेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, ग्राउंड्स एंड पवेलियन, ग्राउंड्स, ठीक है, खाली मैं ग्राउंड्स लिख रहा हूँ। अब यहाँ चेक करो, ये रहा मेरा एक्सपेंडिचर साइड, चेक करो इसमें है क्या। डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट तो है, ग्राउंड्स की पे नहीं है और फर्नीचर पे नहीं है, तो एज इट इज़ दिखा दो फिर आप 44 है ना बच्चे, तो फिर आप एज इट इज़ दिखा दो। इसके बाद है फर्नीचर एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 25,000 है ना, ऑब्वियसली इसमें से डेप्रिसिएशन हम लेस करेंगे। और डेप्रिसिएशन है कितना बच्चे? 9,000 रुपीज़, 16,000 आ जाएगा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 25,000 में से 9,000 जाएंगे तो कितना बचेगा? 16,000, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया। अब बात कर लेते हैं अपनी इनकम साइड में। एंट्रेंस फ़ीस मैंने आपको दिखाई थी, तो एंट्रेंस फ़ीस तो 10,500 है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन 15,600 करंट ईयर की इनकम है, तो इसको कंपेयर करा लेते हैं। बताओ करंट ईयर के नाम से मैंने कितना रिसीव करा है? 15,000, तो इसका मतलब 600 रुपये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हुआ कि नहीं हुआ? तो वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में आएगा। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2016 का 600 रुपये, ठीक है बच्चे। अब ज़रा चेक करना पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना था। पिछले साल का 800 रुपये आउटस्टैंडिंग था, जो मेरे को एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा है। इसका मतलब ये पैसा पिछले साल रिसीव नहीं हुआ था, तो ये पैसा करंट ईयर में रिसीव हुआ होगा। तो मुझे बताओ करंट ईयर में पिछले साल के कितने पैसे रिसीव हो गए? 600। इसका मतलब 200 रुपये पिछले साल के अभी भी आउटस्टैंडिंग है, स्टिल आउटस्टैंडिंग, तो उसको मैं करंट ईयर की बैलेंस शीट में दिखाऊँगा। 2015 कितना बचे? 200 रुपये, टोटल 800 रुपये चला जाएगा। सो आई होप आपको बात समझ आई हो यहाँ तक, ठीक है। और एडवांस मिला है 400 रुपये, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन 400 रुपये। तो सब्सक्रिप्शन वाले तो सारे पॉइंट हो गए मेरे। रेंट 4,000 है, इनकम रिसीव कितनी हुई है? 3500, कम रिसीव हुई है, तो इसका मतलब आउटस्टैंडिंग है 500 रुपये का रेंट, तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा वो। एक्रूड रेंट, एक्रूड रेंट कितना है बच्चे? 500 रुपये। सो आई होप आपको बात समझ आई हो यहाँ तक। सिंपल है, कुछ भी ऐसा है नहीं। तो इनकम साइड तो हमारी कंप्लीट हो गई, 3 पॉइंट थे, तीनों देख लिया। अब ज़रा रिसिप्ट साइड चेक कर लो। बैलेंस BD 4200 रुपये, तो ओपनिंग कैश, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा यहाँ पर। कैश एंड बैंक बैलेंस कितना हो गया है? 4200, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, तो ये तो हो चुका है बच्चे, ये वाली साइड तो हमारी कंप्लीट है, ठीक है। इनकम साइड वाली भी हमारी कंप्लीट है। अब ज़रा पेमेंट और एक्सपेंसेस को मैच करा लेते हैं। सैलरी एक्सपेंस कितना है बच्चे? 1500 रुपये, लेकिन पे कितना करा है? 1000, कम पे करा है। तो कोई भी खर्चा अगर मैं कम पे करूँगा तो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 500 है ना जी। अच्छा, उसके बाद देखो आप, सैलरी के बाद है स्टेशनरी। करंट ईयर की 2200 रुपये बनती है, लेकिन करंट ईयर के हैं ही 2200, ठीक है बच्चे। करंट ईयर का तो कोई लेना देना नहीं है, जितना बनता है उतना मैंने पे भी कर दिया। आप ये देखो ना, करंट ईयर का कितना बनता है? 2200, हाँ या ना, और मैंने पे भी कितना कर दिया बच्चे? 2200। तो करंट ईयर का तो कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन ये पिछले साल के 400 रुपये यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि पिछले साल आपने पे नहीं करा होगा, तभी तो आप इसको करंट ईयर में पे कर रहे हो। तो ये 400 रुपये क्या है बच्चे? पिछले साल का आउटस्टैंडिंग। तो मैं पिछले साल की बैलेंस शीट में दिखा दूँगा 400 रुपये आउटस्टैंडिंग। हाँ जी, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी, ₹400। अच्छा, नेक्स्ट देखो आप, एडवर्टाइजिंग 1600, हाँ या ना, और
खर्चा 1600 बनता है, पे कितना करा मैंने 1600, तो मतलब कोई प्रीपेड एडवांस वगैरह कुछ नहीं है, आउटस्टैंडिंग वगैरह। ऑडिट फीस एक्सपेंस बनता है 500 रुपये, लेकिन चेक करना आपने पे करा है क्या, पे नहीं करा बच्चे, तो इसका मतलब सारा का सारा क्या है, आउटस्टैंडिंग। ऑडिट फीस होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो खाते चेक करते हैं ना, उसके पैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट को पे करा जाता है ऑडिट फीस। 500 पूरा आउटस्टैंडिंग है। ऑडिट फीस के बाद है बच्चे फायर इंश्योरेंस, ये चेक करो एक्सपेंस कितना बनता है फायर इंश्योरेंस का, 1000, मैंने पे कितना करा है 1200, ज़्यादा पे कर दिया, मतलब प्रीपेड है 200 रुपये। फायर इंश्योरेंस कितने बनते हैं 1000, पे कितना करा आपने 1200, तो प्रीपेड हो गया 200। तो प्रीपेड हो गया बच्चे 200, तो 200 अगर प्रीपेड है तो उसको मैं एसेट साइड में दिखाऊंगा यहाँ पे, प्रीपेड इंश्योरेंस 200, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये तो हो चुका। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर मतलब सरप्लस, तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में अभी हम कैपिटल फंड कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट से, तो इसमें हम ऐड कर देंगे सरप्लस, और सरप्लस जो हमको दिया हुआ है 14,300। बात समझ आई यहाँ तक, सरप्लस कितना बच्चे 14,300 रुपये। तो कंप्लीट है हमारा क्वेश्चन। एक बार ज़रा पेमेंट साइड को चेक करा लेते हैं। सैलरी हो चुका, स्टेशनरी एडवर्टाइज, इन्वेस्टमेंट 20,000, कब खरीदी है ये करंट ईयर में, तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में आएगी इन्वेस्टमेंट 20,000, ठीक है जी। बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग कैश है आपके पास 7,800, ठीक है जी। सो आई होप आपको बात समझ में आ गई हो, ठीक है बच्चे। कंप्लीट है हमारा क्वेश्चन। कैपिटल फंड कैलकुलेट कर लेते हैं और बैलेंस शीट को मैच करा लेते हैं। $44,000 प्लस 25,000 प्लस 4,000 प्लस 800 प्लस 4,200, ये टोटल आ रहा है 78,000 माइनस 400, तो 77,600 का सर वो आ रहा है आपका कैपिटल फंड। $77,600, ठीक। $91,900, इसको हम टैली करवा लेते हैं, ये कितना आ रहा है टोटल, $93,300, ठीक है जी। 93,300 आ रहा है, इसको देख लेते हैं ये कितना आ रहा है, 44,000 प्लस 4,000 प्लस 16,000 प्लस 20,000 प्लस 800 प्लस 500 प्लस 200 प्लस 78, तो ये आ रहा है बच्चे 93,300, ठीक है बच्चे। तो आई होप आपको समझ आई हो बात यहाँ तक कि हमें किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। बच्चे बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, मैं तो ये कहता हूँ 12th में होना चाहिए ये चीज़, तो 12th में होगा तो बच्चों के थोड़े दिमाग के ढक्कन खुलेंगे कि किस तरीके से चीज़ों को सोचा जाता है। बट चलो कोई बात नहीं, ठीक है जी। तो आई होप ये करंट ईयर की बैलेंस शीट है बच्चे, देख लो इसमें अगर आपको कोई डाउट हो, ठीक है, तो कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ लेना। तो मैंने आपको इसमें 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। 24वां बच्चे आप अपने आप कर लेना, ठीक है। अगर कोई दिक्कत वगैरह आती है आपको तो आप मेरे से पूछ लेना एक बार, है ना जी, कोई इशू नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दे दूँगा, ठीक है। बट आप एक बार खुद आप अपने हिसाब से ट्राई करोगे ना तभी बात बनी। तो क्वेश्चन नंबर 24, 25 और 26, ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको अपनी तरफ से ट्राई करने हैं,
ठीक है। 27 मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ठीक है। 27 को मैं वैसे क्लास में कराया था मैंने 27, ऐसे यूट्यूब पे तो नहीं डाला था, बट चलो मैं आपको उसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, ठीक है। 27 भी आप अपने आप ट्राई करना। ये रहा बच्चे, तो मैं जो ऑनलाइन क्लास लेता हूँ तो 27 मैंने वहाँ सॉल्व कराया था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके अंदर आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी थी। तो ये मेरी करंट ईयर की बैलेंस शीट है बच्चे, आप प्लीज़ इसको नोट कर लेना, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लो, ठीक है, अगर कोई दिक्कत आती है तो। और ये मेरी पिछले साल की बैलेंस शीट है, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लेना, ये मेरे पिछले साल की बैलेंस शीट है, ये मेरी करंट ईयर की बैलेंस शीट है। और बच्चे अगर आपको कोई पॉइंट ऐसा है जो नहीं समझ आता तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉल करके पूछ लेना कि जी मैं ये पॉइंट समझ नहीं आया, किस तरीके से आया, ठीक है। नंबर तो मेरा है ही आपके पास, व्हाट्सएप पे आप पूछ लेना, ठीक है। और इसके कुछ वर्किंग नोट्स बने थे तो मैं वर्किंग नोट्स आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये रहा, ये इसके कुछ वर्किंग नोट्स बने थे, ठीक है। कोई भी दिक्कत आती है आप मेरे से पूछ लेना। ठीक है बच्चे, सो आई होप आपको ये बात तो समझ में आ गई हो किस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने।